अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियास गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन इन एमबीबीएस एंड बीडीएस सेशन 2021 एंड 22। याद रखिएगा, सेशन 2021 और 22 के सेशन में एमबीबीएस में और बीडीएस में एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ज़रूरी हैं, आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट को ये गाइड करने जा रहे हैं। याद रहे, ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए भी फ़ायदेमंद है जो इस साल अप्लाई कर रहे हैं, और वो स्टूडेंट जो नेक्स्ट ईयर अप्लाई करेंगे उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। उनको पहले से मालूम होने चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन इन एमबीबीएस एंड बीडीएस सेशन 2021 एंड 22। याद रखिएगा, ये जो डॉक्यूमेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये पब्लिक सेक्टर, गौर से सुनिएगा, पब्लिक सेक्टर की मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए ज़रूरी है। चाहे आप पंजाब में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, गवर्नमेंट की मेडिकल कॉलेज में केपीके में ले रहे हो, चाहे आप सिंध की किसी मेडिकल कॉलेज में ले रहे हो, तो ये जो वीडियो है ये पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट के लिए जो है ये सेम वीडियो है, हम उसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है अप्लाई करने के लिए, फोटोकॉपी ऑफ एमडीकेट रोल नंबर स्लिप। याद रखिएगा, आपका जो एमडीकेट के एग्ज़ाम के टाइम पर जो रोल नंबर स्लिप आई थी, उस रोल नंबर स्लिप की आपने फोटोकॉपी सबमिट करवानी है। याद रहे, 2020 में अगर आप अपेयर हुए हैं तो 2020 का रिजल्ट के जो है वो रोल नंबर की आपने स्लिप देनी है, और अगर 2021 के रिजल्ट की बेस पर अप्लाई कर रहे हो तो इसके रोल नंबर की स्लिप आपने देनी होगी। इसी तरीके से फोटोकॉपी ऑफ एमडीकेट रिजल्ट, एमडीकेट का रिजल्ट अगर आप 2020 के रिजल्ट की बेस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 2020 के एमडीकेट के रिजल्ट की फोटोकॉपी देंगे, और 2021 के रिजल्ट की बेस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 2021 के रिजल्ट की आपने देनी है। अब रिजल्ट पे एक सवालिया निशान बन रहा है कि पीएमसी ने वाज़े तौर पे कह दिया है कि 65% से कम जो है वो रिज़ल्ट वालों को वो एडमिशन के हक में नहीं है, जबकि सिंध वालों ने अपने एडमिशन फॉर्म में कहा है कि 50% वाले भी दे सकते हैं। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि पब्लिक सेक्टर के स्टूडेंट जो हैं उनकी सीट्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो 65 प्लस वाले मौजूद हैं, लिहाजा ये 50 वाला ड्रामा जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए एप्लीकेबल है। पब्लिक सेक्टर में 65% से कम वालों के चांसेस जो है वो ना होने के बराबर ही है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जहाँ बिल्कुल बैक पे हट जाने के बजाय बेहतर है कि आप अप्लाई कर दें। हो सकता है कि पीएमसी अपनी पॉलिसी या कुछ इसमें तब्दीली लेकर आ जाए। तो फोटोकॉपी ऑफ एमडीकेट रिजल्ट, आपका रिजल्ट जो है, जो अगर आप सिंध के अलावा किसी भी प्रोविंस से हैं तो आपका कम से कम 137 स्कोर होना ज़रूरी है अप्लाई करने के लिए। तो फोटोकॉपी ऑफ एमडीकेट रिजल्ट 2020 और 21 का जो है वो अप्लाई करना है। ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी प्रिंट निकालनी है, उसको मैनुअली आपने फिल करना है, ये ओरिजिनल होगा। इसी तरीके से इंटर मार्कशीट, आप जिस भी बोर्ड से हैं, जिस भी प्रोविंस में आप अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ उस बेस पर जो है वो आपकी इंटर की जो मार्कशीट है वो, और इसी तरीके से ए लेवल, अगर आप ए लेवल के स्टूडेंट हैं, ए लेवल ट्रांसक्रिप्ट, उसकी जो है वो आपने ट्रांसक्रिप्ट जो है वो उसकी फोटोकॉपी देनी है, और उसमें इक्विवेलेंस, ए लेवल वालों का बाकायदा रिजल्ट जो है उसका इक्विवेलेंस बनता है, तो इक्विवेलेंस जो है वो आपने कन्वर्ट करवा कर अप्लाई करना होगा। मैट्रिक मार्कशीट और ओ लेवल की ट्रांसक्रिप्ट और ओ लेवल का रिजल्ट भी जो है वो उसका इक्विवेलेंस ग्रेड बनता है, वो उसमें शामिल होगा। और इसी तरीके से मैट्रिक की सर्टिफिकेट होगी। कैंडिडेट डोमिसाइल, याद रखिएगा, आप जिस डिस्ट्रिक्ट की सीट पर अप्लाई कर रहे हैं ये रूल सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर वालों के लिए है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कोई डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कोई पीआरसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर में जो है वो वहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो सीट्स होती हैं। तो जिस डिस्ट्रिक्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उस डिस्ट्रिक्ट की डोमिसाइल आपकी होनी ज़रूरी है। तो कैंडिडेट डोमिसाइल, आप जिस डिस्ट्रिक्ट पर अप्लाई कर रहे हो उस डिस्ट्रिक्ट की आप डोमिसाइल वहाँ के डोमिसाइल के तौर पर अप्लाई करेंगे। कैंडिडेट पीआरसी, कैंडिडेट की पर्सनल रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो होगी वो स्टूडेंट की जो है वो पीआरसी की जो होगी
उस पर अप्लाई करना होगा। याद रखिएगा, पीआरसी के हवाले से मैं इंफॉर्मेशन बता दूं, पीआरसी एक होता है फॉर्म बी पर और एक होता है फॉर्म सी पर। तो सी जो होता है, फॉर्म सी की जो पीआरसी जो बनती है वो स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए होती है। पीआरसी फॉर्म बी पर जब बनेगा, जब आपकी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो ना, तो फॉर्म बी पर पीआरसी बनता है। और अगर आप गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो फॉर्म सी पर, यानी एजुकेशन पर्पस के लिए फॉर्म सी पर जो है वो पीआरसी बनता है, और फॉर्म बी पर जो है वो फॉर जॉब पर्पस के लिए जो है वो पीआरसी बनता है। इस तरीके से फादर डोमिसाइल, अब्बू की डोमिसाइल भी जो है वो उसी डिस्ट्रिक्ट की होना जरूरी है। यहां जाके स्टूडेंट जो है वो एक कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि पापा की डोमिसाइल तो फलां शहर की है, हम तो फलां शहर में रहते हैं। लेकिन ये बात तय होनी चाहिए कि स्टूडेंट की डोमिसाइल जिस डिस्ट्रिक्ट की है, फादर की डोमिसाइल भी उसी डिस्ट्रिक्ट की होना जरूरी है। फिर अब सवाल बहुत से स्टूडेंट वो कमेंट में पूछते हैं, इफ फादर डोमिसाइल इज नॉट अवेलेबल, अगर अब्बू की डोमिसाइल अवेलेबल नहीं है तो अटैच मदर और गार्डियन डोमिसाइल। आप जो अगर अब्बू की डोमिसाइल अवेलेबल नहीं है तो या तो अम्मी की जो है वो डोमिसाइल होगी, और अम्मी और अब्बू दोनों नहीं है तो गार्डियन जिसने आपकी परवरिश की है, कोई आपका करीबी रिलेटिव जिसने आपकी परवरिश की है, उसकी डोमिसाइल अटैच होगी, लेकिन उसके साथ विथ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एज वेल, उसके साथ जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है जिसके फादर का इंतकाल हो गया। देखो अलग अलग सिनारियो से मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि दुनिया में है लोग जब रहते हैं तो अलग अलग सिनारियो को वो फेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसके फादर का इंतकाल हो चुका है, और फादर का इंतकाल बचपन में ही हो चुका है। अब यहाँ तो फादर की डोमिसाइल पूछी जा रही है, तो फादर की डोमिसाइल कैसे बनेगी? अब्बू का इंतकाल जो है वो काफ़ी टाइम पहले हो चुका है, तो वो मदर की डोमिसाइल जो है वो क्या करेंगे, मदर की डोमिसाइल अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करेंगे, और साथ ही साथ डेथ सर्टिफिकेट ऑफ फादर जो है वो क्या करेंगे, अटैच करेंगे। सेम इसी तरीके से सेकंड सिनेरियो की अगर मैं बात करता हूं कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अपनी मम्मा के पास रहता है, लेकिन उसकी जो है वो मम्मा की जो डाइवोर्स जो है वो बचपन में ही हो गई थी उसके फादर के साथ। अब फादर जो है वो पता नहीं कहाँ कौन से शहर में है, ना फादर ने कभी हाल चाल पूछा, ना कुछ किया, ना बच्चे के ऊपर तवज्जो दी। बच्चा जो है वो बचपन से ही माँ के पास जो है वो पला बढ़ा और बड़ा हो गया। बचपन से उसके अब्बा ने उसको देखा ही नहीं है, ये सिनेरियो समझिएगा। तो उस सिचुएशन में मदर की जो है वो डोमिसाइल अटैच की जाएगी, और साथ ही साथ डाइवोर्स सर्टिफिकेट जो होगी वो उसके साथ अटैच होगी, जो ये प्रूफ कर रहा होगा कि इसकी मदर और फादर जो है वो क्या हो चुके हैं, मदर और फादर जो है वो उसकी डाइवोर्स हो चुकी है, डाइवोर्स सर्टिफिकेट शामिल होगी। सेम इसी तरीके से इस सिनेरियो में सेपरेशन सर्टिफिकेट में ये होता है कि अक्सर मदर जो होती है वो बाकायदा फादर से जो है वो सेपरेट खुद हुई होती है, फादर ने उसको जो है वो डाइवोर्स नहीं दिया हुआ होता, तो ये सेपरेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। मतलब ये सिमिलर ही हो गया एक तरीके से। तो सिमिलर जो है वो सेपरेशन सर्टिफिकेट जो होगी, जो शो कर रहा होगा कि मदर के पास वो बच्चा रहता है, लेकिन जो है वो अपने फादर के जो बच्चे के फादर के साथ जो है वो काफी टाइम से क्या हो गई है, अलग हो गई है। सेम जो है, और एनी अदर लीगल डॉक्यूमेंट विच जस्टिफाइड द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डोमिसाइल। और ये जो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट्स आप साबित करें जो ये साबित कर सके, जस्टिफाई कर सके कि हाँ भाई फादर का डोमिसाइल अवेलेबल नहीं है। मिसाल के तौर पर एडॉप्टेड चाइल्ड है भाई, एक घराना है जहाँ औलाद नहीं हो रही काफ़ी सालों से। उन्होंने क्या किया था, बचपन में औलाद को जो है, बचपन में एक बच्चे को उन्होंने अडॉप्ट किया। उस बच्चे को अडॉप्ट करके बिल्कुल अब जवान कर दिया, और अब वो बच्चा जो है वो मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करने जा रहा है। तो अब क्या होगा, अब वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ शो करेंगे कि हाँ ये बच्चा बचपन से ही इतने साल से हमारे पास रहता है, और हमने इस बच्चे को फला जगह से, फला जो है वो एडी सेंटर से भी अक्सर जो वो बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, या बहुत सी यतीम खाने होते हैं जहाँ से छोटे छोटे बच्चों को अडॉप्ट करते हैं और उसको जवान करते हैं। तो अब वो बाकायदा वहाँ से प्रूफ देगा कि ये बच्चा जब इतने साल का था, आज से 15 साल पहले हमने इस छोटे से बच्चे को जो है वो अडॉप्ट किया था, अब ये अडॉप्टेड चाइल्ड हमारे पास है। वो डॉक्यूमेंट्स प्रूफ करेंगे, और फिर अपने गार्डियन के तौर पर जो है वो अपनी डोमिसाइल इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और वो प्रूफ करेंगे कि हाँ ये बच्चा जो है वो एडॉप्टेड चाइल्ड है, और इस वजह से इसके फादर की डोमिसाइल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ यही बताया जा रहा है, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट जो जस्टिफाई कर सके कि हाँ भाई इसके फादर की डोमिसाइल क्यों नहीं है।
इसी तरीके से हाफिज कुरान, जो लोग हाफिज कुरान है वो हाफिज कुरान की सर्टिफिकेट इसमें क्या करेंगे, शामिल करेंगे। इनका बाकायदा अलग से टेस्ट होगा और इनकी बाकायदा पूरी एक परसेंटेज होती है, फिर उसमें से नंबर दिए जाते हैं। आपका हाफिज कुरान का बाकायदा टेस्ट होगा, अगर आपने टेस्ट अच्छा दिया आपको पूरा एक नंबर दिया जाएगा, और अगर आपने टेस्ट में कोई गलती वगैरह की ये की जो भी है तो उस हिसाब से आपकी नंबरिंग होती है, जो कि आपके टोटल एग्रीगेट स्कोर में क्या की जाएगी, शामिल की जाएगी। और अगर आप डिसेबल की जो सीट्स है ना, याद रखिएगा, जो हमने सिंध की जो सीट्स बताई हैं, हर मेडिकल यूनिवर्सिटी में डिसेबल स्टूडेंट की 1 या 2 सीट्स होती हैं। तो अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हैं, डिसेबल स्टूडेंट की सीट पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास डिसेबिलिटी क्या होनी चाहिए, डिसेबिलिटी की जो है वो सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और उसकी बेस पर आप डिसेबल कैंडिडेट की सीट्स पर क्या कर सकेंगे, अप्लाई कर सकेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपके लिए जो है वो इन्फॉर्मेटिव होगी। डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड आपके जहन में कोई भी सवाल हो, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ताकि हम आपकी रहनुमाई कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।